इसको खोलिए। रावण कंस और यजीत से भी ऊपर और जल्लाद लोग बैठे हैं। ये क्या है? सारे एम्बुलेंस को और निकाल दिया गया और कोई विनोद सिंह मुखिया के यहाँ भेज दिया गया, एक चौबे जी है उनके यहाँ भेज दिया गया। ये यहाँ 30 से ऊपर एम्बुलेंस और एम्बुलेंस को निकाल दिया गया। 60-70 से ज्यादा 100 के लगभग एम्बुलेंस। हम जानना चाहेंगे संबित पात्रा जी से कि आपके भाजपा के नेता हैं, हमारे भी भाई हैं। मेरा सवाल वो नहीं है। हम रूडी जी के बारे में नहीं जानता है कि ये घर में मुझे लगा किसी और का है, रूडी जी का घर नहीं है। लेकिन ये एम्बुलेंस यहाँ क्यों रखा हुआ है? सवाल न रूडी जी का है न पप्पू यादव का। सवाल बिहार और बिहारियों का है और इंसानियत का है, सिस्टम का है। सिस्टम क्यों मरी हुई है? 100 एम्बुलेंस जो लोगों के लिए काम कर सकती थी, इसको पटना में लगाते, छपरा में लगाते, सिवान में लगाते, सिवान की जनता को फ्री करते। गालियां निकालते हैं, आप किसको छोड़ते हैं? सब खराब है। ये पूरा डॉक्यूमेंटेड है। किसी को आपने नहीं छोड़ा है, सरकार में, सरकार के बाहर में। मैं नहीं बोलना चाहूंगा किसका, ये पूरा पृष्ठ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री सड़क पर ला देंगे, दिखा देंगे। डॉक्टरों के बारे में कोई ऐसा आदमी नहीं बचा है धरती का जिसको आपने अपमानित नहीं किया है। रंजिश प्रकाश पे आए हैं जिसका मैं आपके सामने लाना चाहूंगा। और मैं नहीं जानता हूं कि बिहार की सरकार ने या देश की सरकार ने किसी पूर्व सांसद को कैसे ये अधिकार दिया कि वो बिहार के कॉन्शियंस कीपर हो जाए और इंस्पेक्टर हो जाए, डीजी हो जाए, क्या हो जाए नहीं जान जाए। जगह जगह अस्पतालों में जाकर के सिर्फ बुराइयां ढूंढना, कमियां हो सकती हैं देश भर। तो चलिए मैं आपको बताऊं कि जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं लोग भूल चुके हैं। अपराधी अगर किसी मंदिर में बैठ जाए तो संत नहीं हो जाता। और यहां मैं उसी विषय को दोहराना चाहूंगा। मित्रों, आपने अभी तक 18 पुराण सुने होंगे, लेकिन आज एक नया पुराण, 19वां पुराण की चर्चा हो रही है। और इस पुराण के लेखक हैं छपरा के सांसद राजीव प्रताप रूडी, जिन्होंने आज कुछ देर पहले अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कुछ झूठी बातों का एक पुलिंदा बना करके झूठ पुराण नामक एक ग्रंथ का आज लोकार्पण किया है। मेरा सवाल है, उन्होंने इस पुराण के 3-4 खंडों में अपने पुराण को कहा है। मैं इनके कुछ खंडों पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए आपके सामने हूं। मैं बताना चाहूंगा आपको कि उन्होंने कहा कि मैं उनकी आवाज बनकर आया हूं जो डर से कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इस देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र का एक अपना संविधान है और इस संविधान में सबको स्वतंत्रता है अपनी बात रखने की। अगर डर से कोई नहीं बोल पा रहा है तो देश में हुकूमत किनकी है और राज्य में हुकूमत किनकी है, उनको संज्ञान लेना चाहिए। भारत में भी उनकी हुकूमत चल रही है, उनके पार्टी की हुकूमत चल रही है और बिहार में भी उनके सहयोग से ही हुकूमत चल रही है। तो फिर ये जो डर से नहीं बोल रहे हैं वे लोग कौन है, उनको खुलासा करना चाहिए और ये डर की आवाज बने हुए हैं। मैं ये तो कहना चाहूंगा कि राजीव प्रताप रूडी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब इनको पार्टी से निकालने के लिए मन बना चुकी है। वजह यही है कि इनके पार्टी के कोई प्रवक्ता ने इनकी तरफ से कोई बात नहीं कही है। अब मजबूरी में इस घटना के उजागर होने के बाद, एम्बुलेंस के प्रकरण के उजागर होने के बाद, ये 8 दिनों के बाद ये स्वयं अपना प्रवक्ता बन करके आए हैं। विदित हो कि राजीव प्रताप रूडी कभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हुआ करते थे। भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सरकार में ये पिछली सरकार में ये मंत्री भी थे, कौशल विभाग के मंत्री भी थे, लेकिन इनके अपने मंत्रित्व काल में ही बीच में ही इनको ड्रॉप किया गया। यह भी एक अहम सवाल है कि इनको क्यों ड्रॉप किया गया,
यह भी बिहार की जनता और देश की जनता जानना चाहती है, और कुछ लोग तो जानते भी हैं। यह सवाल मैं उनके ऊपर ही छोड़ता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि इन्होंने कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं जो कि बेबुनियाद और अतार्किक, असंवैधानिक है, जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी पर लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि इतने संगीन अपराध से युक्त कोई व्यक्ति दुनिया में, ऐसा कोई उदाहरण नहीं होगा जो किसी भी संसद में बैठता होगा। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि भारतीय संविधान में दिए गए प्रदत्त अधिकारों के तहत और चुनाव आयोग के नियमावली के तहत ही कोई व्यक्ति अपना नॉमिनेशन देता है। अगर इनके ऊपर में कोई गंभीर आरोप रहता तो इनको चुनाव लड़ने की भी इजाजत नहीं होती। तो इसका अर्थ है कि इन्होंने कानूनी तौर पर भारतीय कानून और भारतीय संविधान को भी ठेंगा दिखलाया है। साथ ही साथ जब इनको कहा गया कि ये कई सारे जुर्म के अपराधी हैं और अपराध की श्रेणी में जो जो धाराएं बन सकती है उन सारी धाराओं का इन्होंने जिक्र किया और सारे अपराध की श्रेणी को इन्होंने डिस्प्ले किया है कि कौन कौन राइट, किडनैपिंग, ये वगैरह, जबकि ये नहीं है। इनके ऊपर अधिकांश जो मुकदमे हैं हमारे नेता पर, वो सभी मुकदमे राजनीतिक तौर पर धरना प्रदर्शन इन सब चीजों के हैं, और कुछ मुकदमे जो है जिन पर इनको सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने और लोअर कोर्ट ने सब में बरी कर दिया है। यही वजह है कि इनको चुनाव लड़ने पर कोई रोक नहीं है। ये पूरी तरह से हमारे नेता भारतीय संविधान और चुनाव आयोग के तमाम नियमावली का अनुपालन करते हुए चुनाव लड़ते हैं, और ये अपने संसदीय जीवन में भी इन चीजों का पूरी ख्याल रखा है। उन्होंने जो आरोप लगाए हैं इससे हमारे लोकप्रिय सांसद की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति बिहार में या कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति हमारे नेता के ऊपर में छवि धूमिल करने का जो आरोप उन्होंने लगाया है इस पर उन पर कोई मानहानि का मुकदमा भी दायर करेगा। लेकिन मैं आज इन बातों का उल्लेख करने नहीं आया हूं। मैं ये कहने आया हूं कि जिस पार्टी कि ये सांसद है उस पार्टी के गृह मंत्री और उस पार्टी के प्रधानमंत्री और उस पार्टी के इनके पूर्ववर्ती अध्यक्ष पर भी कई गंभीर आरोप है। संविधान के तहत ये लोग वंचित कर दिए गए थे, लेकिन बाद में इन लोगों ने किस तरह से कोर्ट को मैनेज करके ये चुनाव लड़ने में फिर से ये कामयाब हो गए। इनके गृह मंत्री को तरीपार कर दिया गया था। आडवाणी जी पर कई सारे मुकदमे हैं। नरेंद्र मोदी जी भी मुकदमों से वंचित नहीं है। इनके कई सांसद ऐसे हैं जिन पर कई तरह के गंभीर आरोप हैं। मैं वहां नहीं जाना चाहता हूं। यह एक पक्ष था। मैं दूसरा पक्ष ये कहना चाहता हूं जिसमें अपने को ये पाक साफ कहते हैं और कहते हैं कि हिंदुस्तान का सबसे अच्छा एम्बुलेंस संचालन का जो मॉड्यूल है वो छपरा में है। मैं ये पूछना चाहता हूं इनसे कि अगर ये छपरा का मॉड्यूल सबसे अनोखा है और सबसे बेहतरीन है तो क्यों नहीं केंद्र की सरकार इनके मॉड्यूल को अपना ली और इन्हीं के मॉड्यूल को पूरे देश के लिए एक मानक बना देता और कहता कि भाई जो छपरा के सांसद जिस तरह से एम्बुलेंस का संचालन कर रहे हैं उसी तरीके से आप संचालित करिए। मेरा सीधा सवाल है कि क्या सांसद निधि फंड से जो एम्बुलेंस खरीदने की प्रक्रिया है और उसके जो संचालन की प्रक्रिया है उस पे कहां छेड़छाड़ हो रही है। साफ साफ शब्दों में एमपी निधि से खरीदे गए एम्बुलेंस में ये जिक्र है कि इसका संचालन की जिम्मेवारी जिला अधिकारी की होगी और जिला के सिविल सर्जन की होगी और वहां के किसी सदर अस्पताल के सुपरिटेंडेंट की होगी। तो ये किस हैसियत से अपने द्वारा जो ये संचालित कर रहे हैं, ये किस हैसियत से एम्बुलेंस का संचालन कर रहे हैं। मेरा सीधा सवाल यहाँ है, ये कानून को अपने हाथ में लेकर के सांसद निधि फंड से खरीदे गए एम्बुलेंस को अपने से संचालित करके ये क्या बताना चाहते हैं, ये किस नियम के तहत ऐसा कर रहे हैं। मैं इनसे ये सवाल, बिहार की जनता जिस दिन से एम्बुलेंस का उद्भेदन हुआ है उसी दिन से ये जानने का
कोशिश कर रहा है, लेकिन ये दाएं बाएं ऊपर नीचे भाग रहे हैं, टू द पॉइंट ये जवाब नहीं दे रहे हैं। इनसे मैं जानना चाहता हूं कि एक तरफ ये कहते हैं कि जहां पर से एम्बुलेंस पकड़ा, जहां से एम्बुलेंस का पर्दाफाश हुआ है वह सरकारी जमीन पर है। हो सकता है कि एक टुकड़े सरकारी जमीन को इन्होंने आज कागज भी दिखलाया, हो सकता है कोई टुकड़ा ये दे दिए होंगे, लेकिन जो सांसद निधि फंड से जो मकान बनाया गया है वह राज्यपाल के नाम पर नहीं लिखा गया है। मैं ये बताना चाहता हूं कि उसी मकान में कभी ये अस्पताल की बात करते हैं, कैंसर हॉस्पिटल की बात करते हैं, तो कभी ये आंख के हॉस्पिटल की बात करते हैं, तो कभी ये सामुदायिक केंद्र की बात करते हैं, और आज वहां पर बोर्ड भी जो लगा हुआ है इनकी आदरणीय माता जी के नाम पर वो बोर्ड लगा हुआ है। वहां ये कौशल प्रशिक्षण केंद्र चलाते थे जिसके विभागीय मंत्री भी थे, उसमें भी कई सारे ड्रॉबैक्स और कई सारे मामले आए जिनके कारण इनके प्रधानमंत्री ने इनको स्वयं इनको अपने मंत्रिमंडल में पदच्युत कर दिया। मेरा सवाल यहाँ भी है कि आप किसी दूसरे पर उंगली उठाने से पहले तथ्यों को ठीक ढंग से रखिए। बिहार की जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि एक तरफ आप सांसद निधि से खरीदे गए एम्बुलेंस को मनमाने तरीके से सारे नियमों को धज्जियां उड़ा करके आप चला रहे हैं और ये थेथराई कर रहे हैं कि हम कानून सम्मत काम कर रहे हैं। ये आपको पता चल गया होगा कि जब आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव था तो जो चैनल पर जिन समाचार माध्यमों पर चल रहा था उसके जो कमेंट आ रहे थे, जनता अपनी जो राय दे रही थी, उसमें 90% लोगों ने आपको चोर कहा है, एम्बुलेंस चोर कहा है, धोखेबाज कहा है, गद्दार कहा है। इससे जनता ने आपको अपना न्याय और अपना निर्णय सुना दिया है और आज पूरे देश में, पूरी दुनिया में और खास तौर पर बिहार में पप्पू यादव जी की रिहाई के लिए लोग चारों तरफ अपना अभियान चला रहे हैं। न सिर्फ राजनीतिक संगठन बल्कि सामाजिक संगठन भी आज उनके पक्ष में खड़ा है और अपनी बात रख रहा है। ये सवाल आपसे बिहार की जनता जानना चाहती है कि जिन तथ्यों को आपने रखा है वो कानून सम्मत नहीं है। आप किस अधिकार के साथ आप एम्बुलेंस का संचालन आप अपने माध्यम से करवाते हैं? आप पंचायतों को भी अगर देते हैं या किसी भी अस्पताल को आप देते तो ये बात समझ में आती, लेकिन संचालन समिति बना करके आप जीपीएस सिस्टम या किसी सिस्टम या कोई भी अति आधुनिक सिस्टम से जिसकी आप बात कर रहे हैं अगर वो चला रहे हैं तो वो मेरे समझ में कानून सम्मत नहीं है। आपको ये बताना पड़ेगा कि किस आधार पर आपने ये सब चलाया है। आप बिहार की भोली भाली जनता की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते हैं होगा, नहीं तो आप कटघरे में है और बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी से आपको बर्खास्त करने की मांग करती है। लोकसभा के अध्यक्ष से भी हम लोग मांग करते हैं कि आपकी सदस्यता से आपको निलंबित किया जाए। धन्यवाद।